और मैं कमेंट्स मैं आपको देख नहीं पा रहा कमेंट्स। मतलब लाइव हो गया? हाँ यार, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड ना, मैं अभी आपके कमेंट्स देख नहीं पा रहा, ठीक है। लेट मी जस्ट वो फिक्स कर देता अभी टीम, ठीक है। तो एथिक्स स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे, होपफुली आपको इसमें दिक्कत वगैरह नहीं आई होगी। मैं फटाफट से स्टार्ट करता हूँ। आज हम कवर करेंगे यहाँ पे 5th 6th और 7th, ठीक है। जिप्स हम करेंगे कल, और लाइक आई सेड कि कल जो हम करेंगे उसमें हम यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह भी प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। अच्छा, जिनका एग्जाम 27 में है उसमें जिप्स हट चुका है, ठीक है। तो जो बच्चों के कोई डाउट्स वगैरह आ रहे थे, आई विल श्योरली मैं पूरा आपको, जो खाली चेंज आया है वो खाली क्वांट में आया है, इक्विटी में आया है और एथिक्स में आया है। एथिक्स में जिप्स हट गया है, बाकी सब सेम ही है, ठीक है। तो एथिक्स में कोई इशू कोई आपको इशू मतलब चेंज वगैरह ज़्यादा नहीं हुआ इसके अंदर यहाँ पे, ठीक। तो एथिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। हाँ, इक्विटी में हुआ है, क्वांट में हुआ है। क्वांट अभी हमने करा ही नहीं है, कॉन्ट अभी हमारा नेक्स्ट था, तो उसमें, और उसमें जो भी चेंज वगैरह आएगा आई विल श्योरली टेल यू कि ये इसमें चेंज वगैरह आया, उसके लिए हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे यहाँ पे बैठ के, ठीक है। तो आप घबराओ मत कि यार कोर्स चेंज हो गया एवरीथिंग, जो फंडामेंटल है यार वो सेम ही रहते हैं हमारे। सो यू नो, जब व्हेन आई गिव माय एग्जामिनेशन, तो उस टाइम पे तो यू नो तब से लेके अब तक मतलब ऑलमोस्ट 14 ईयर्स से ये एथिक्स सेम ही है। मैंने 12 में दिया था, मैंने 12 जून में दिया था, 2012 जून, अभी 26 आने वाला है, तो 14 ईयर्स में एथिक्स सेम ही है हमारा। तो यू नो, तो ये इसमें कोई चेंज वगैरह आपको नहीं आएगा यहाँ पे, डोंट वरी अबाउट दिस पार्ट। जो भी चेंज आया है श्योरली हम उसके लिए मैनेज करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो आप उसमें घबराओ मत कि यार कोर्स चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे एथिक्स का। आई एम सॉरी मैं अभी आपके कमेंट्स पढ़ नहीं पा रहा, बट तो हम 5A तक हमने कवर कर लिया था गाइस। यहाँ पे आज कवर करते हैं यहाँ पे 5B से रिज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इस केस में आज जो हम करेंगे, आज हम 7 तक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन विद क्लाइंट एंड प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स, ठीक है। तो इसके इसमें यहाँ पे क्या होता है, अब देखो सी, हमको ना क्लाइंट को यहाँ पे जानकारी देनी पड़ती है कि सपोज कि इफ आई एम हैंडलिंग योर मनी, इफ आई इफ लेट्स से आई एम हैंडलिंग योर फंड, तो मैं आपको जानकारी देता हूँ कि आपके फंड ने कैसा परफॉर्म करा है। आई विल मेक ए प्रॉपर रिपोर्ट टू यू कि आपके फंड ने ऐसे ऐसे किया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में व्हेन आई मेकिंग दैट रिपोर्ट, आई विल बेसिकली टेल यू एवरीथिंग रिगार्डिंग इट, कि यहाँ पे मैंने जो आपका इन्वेस्टमेंट करा था उसका क्या सोच था, ठीक है। सो इस केस में आई विल इंश्योर कि यहाँ पे कहीं ना कहीं, उसके अलावा अगर सपोज जो मैं जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो राइटिंग में हो, मैं आपको वो जानकारी वैसे ही बोल के भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ यहाँ पे। सो मैं आई विल प्रोवाइड यू सम सॉर्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी राइटिंग में ही हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी राइटिंग में ही हो यहाँ पे, नॉट मैंडेटरीली रिटर्न। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह वो राइटिंग में, ऐसा जरूरी नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा जब भी मैं आपको रिपोर्ट्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, तो जो मैंने आपका पैसा इन्वेस्ट करा है उसमें क्या रिस्क है उसकी भी मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है। सो आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग। इसमें यहाँ पे जो भी आपके रिस्क है, ठीक है, जिससे आपके जो इन्वेस्टमेंट में फर्क पड़ता है, वो उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। सपोज कि मैंने कहा कि अगर लेट्स से ऑयल प्राइस बढ़ गए तो आपका जो इन्वेस्टमेंट पे बड़ा नुकसान हो सकता है यहाँ पे, सो आई विल डिस्क्लोज दैट पर्टिकुलर चेंज टू यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला पॉइंट देखो कहीं ना कहीं ओवरलैप है, क्योंकि ये वाला जो सेकंड पॉइंट है अगर आप ध्यान से देखोगे, ये हमने तब भी किया था आई थिंक 1C में, कि हमको फैक्ट को और ओपिनियन को अलग अलग करना है। जो हमारा ओपिनियन है उसको फैक्ट बना के नहीं देना। सो वी मस्ट सेग्रीगेट और सेपरेट फैक्ट को विद द ओपिनियन। फॉर एग्जाम्पल कि आपका पास में 10% रहा है, ये फैक्ट है, लेकिन आप 10% मान के चलो ये आपका ओपिनियन है यहाँ पे। सो वी मस्ट प्रॉपरली डिस्टिंग्विश फैक्ट विद द ओपिनियन यहाँ पे। ओके, नाउ आई कैन सी योर प्लान, ठीक है, ठीक है।
नहीं, आपको ये वाला लेक्चर अटेंड करना है, क्योंकि लाइक आई सेड एथिक्स में खाली जिप्स हटा है, बाकी कुछ में कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। जैदी जिप्स वाले रिमूव, अरे यार जिप्स वगैरह देखो, एक बात सुनो, जिप्स मुश्किल से 4-5 पन्ने का टॉपिक है। अगर आप देखोगे जिप्स कुछ है ही नहीं, वो तो शुरू होते ही खत्म होता है जिप्स तो एक बार, और वो लेवल 3 में भी है आपका, तो जिप्स को कर लेना आप। ठीक है, नाउ आई कैन सी योर कमेंट्स, यू कैन टाइप। ठीक है, सो ये तो हम बात करते हैं हमारे 5B यहाँ पे। और इसके अलावा लाइक आई सेड कि जो भी आपकी लिमिटेशन है, जो भी रिस्क है, उसकी मैं जानकारी प्रोवाइड करूंगा यहाँ पे। सिग्निफिकेंट लिमिटेशन एंड सिग्निफिकेंट रिस्क, आई विल मेंशन दैट पार्ट एज वेल। वो एक बार आपको प्रथम आपको टीम बताएगी एक बार आपको कि वो कैसे मैनेज करना, श्योरली उसका प्लान करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। स्टडी प्लान के लिए आप देखो यहाँ पे वीडियो देखो, ठीक है, उसके बाद रीडिंग करो बुक से यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद में आपको क्वेश्चंस करने हैं। बिना वीडियो देखे, बिना रीडिंग करे क्वेश्चंस मत करना, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। अरे हाँ हाँ, आज का करना है यार। आज का जो टॉपिक है 5B ये सेम रहा है, ये कुछ इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। एथिक्स में खाली जिप्स हटा है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, एथिक्स में खाली जिप्स हटा है। और जिप्स तो आज हम कवर करने ही नहीं वाले, जिप्स तो हम कल कवर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आज का तो बिल्कुल करो। तो ये आपको यहाँ पे जो भी लिमिटेशन है, जो भी रिस्क है, उसकी आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है क्लाइंट को यहाँ पे। इसमें से किसी पॉइंट पे दिक्कत तो नहीं आई? ठीक है, अब यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन वगैरह प्रोवाइड करना है क्लाइंट को यहाँ पे। ठीक है, अगेन जो आपको ये ध्यान देना है यहाँ पे कि अगेन सपोज कि यहाँ पे लाइक आई सेड कि जो आप प्रोवाइड कर रहे हो प्रेजेंटेशन, वो जरूरी नहीं है कि आपका राइटिंग में हो। आप उसको वैसे बोल के भी उसको आप प्रोवाइड कर सकते हो कि हमारे फंड ने ऐसे ऐसे किया। सो प्रेजेंटेशन कैन बी मेड थ्रू एनी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, जरूरी नहीं है कि वो राइटिंग में हो यहाँ पे। नॉट मैंडेटरीली रिटन, जरूरी नहीं कि वो राइटिंग में हो, आप उसको जुबानी भी बोल सकते हो कि हाँ हमारा फंड का परफॉर्मेंस ऐसा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओके यार थोड़ा सा स्लो करो अपने कमेंट्स, में पढ़ नहीं पाऊंगा सारे। सिलेबस चेंज से आई थिंक थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो गया, जितना मुझे पता है। जो मेजर चेंज आया है वो खाली इक्विटी में आया है, और उससे आई थिंक प्रैक्टिकल ज्यादा हो गया है, जो कि अच्छी बात है। इक्विटी का फर्स्ट चैप्टर हट गया है, विच आई हेटेड पर्सनली, मुझे वो चैप्टर से बहुत नफरत थी, वो हट गया है। ठीक है, अभी क्योंकि क्या होता है, बुक्स वगैरह अभी मेरे पास भी आई नहीं है, बट फर्स्ट चैप्टर हट गया है, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में तो पूरी कहानी पे लगी थी कि फाइनेंस में ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं यहाँ पे, तो वो बहुत ही बेकार था। ओके, सो करते हैं यहाँ पे। तो इस केस में यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि ब्रीफ कम्युनिकेशन इज ओके, बट उस केस पे यहाँ पे कि अगर सपोज कि क्लाइंट मांगता है और डिटेल में, तो हमको उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर मैं समराइज करूं, आपको क्लाइंट को कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना है कि फंड ने कैसा परफॉर्म करा, कैसे आपका लास्ट ईयर का या पिछले सालों का कैसा आपका परफॉर्मेंस आया। यू नीड टू प्रोवाइड दैट एज वेल एज, आप इसमें जानकारी जरूरी नहीं है कि आप राइटिंग में दो, यू कैन कम्युनिकेट इट ओरली एज वेल। उसके अलावा यहाँ पे जो ये बात बोलता है, ये बोलता है यहाँ पे कि आपको जो भी रिस्क है वो उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करनी है कि क्या रिस्क है, और क्या मेरी जो एंट्री है, जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, उसकी क्या लिमिटेशन है, उसको जरूर आपको प्रोवाइड करनी है यहाँ पे। ठीक है, डीपीपी में आप विशेष स्कोर इंप्रूव करने के लिए देखो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो वहां पे धीरे धीरे। एथिक्स में आपको स्कोर इंप्रूव करने के लिए क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। विशेष 65% स्टार्टिंग में आई विल टेक इट, ऑनेस्टली आई विल टेक इट कि ठीक है कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपका और स्कोर बेटर हो जाएगा। मतलब इस स्कोर को मैं खराब नहीं बोलूंगा, इस स्कोर को मैं 65% को मैं खराब नहीं बोलूंगा, क्योंकि ठीक है एथिक्स के हिसाब से ठीक है, धीरे धीरे करोगे आपका 80 पहुंच जाएगा। लेकिन क्योंकि एथिक्स में आप में जो बच्चों ने क्वेश्चंस करे हैं, उन्होंने ये चीज देखी होगी कि कहीं ना कहीं वो जो क्वेश्चंस है वो घुमा के आते हैं, उसमें लगता है कि ऑप्शन ये सही है या फिर ये सही है, दो ऑप्शन बिल्कुल क्लोज लगते हैं, और उसमें मिस्टेक कर करके ही आपको पता लगेगा कि वो कहां से पूछ रहा है। ठीक है, ओके, तो इसके इसमें हाँ, डिस्क्लोज टू क्लाइंट एंड प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट एनी लिमिटेशन और रिस्क। तो मेरा जो पैसा आपका इन्वेस्टमेंट है, जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, उसकी क्या लिमिटेशन है, क्या रिस्क है, उसकी भी मुझे क्लाइंट को पूरी जानकारी प्रोवाइड करनी है यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो ये हमको यहाँ पे प्रोवाइड करना है यहाँ पे।
ठीक है, हमको यहाँ पे कहना है कि जो क्लाइंट है या फिर जो भी पार्टीज है, इंटरेस्टेड पार्टीज है, उसको इन्फॉर्म करना है कि चेंजेस टू द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, ठीक है, एंड द न्यूली आइडेंटिफाइड रिस्क एंड लिमिटेशन, कि कुछ अगर मेरी आपके इन्वेस्टमेंट में मैंने कुछ चेंज करा है या कुछ मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज हुआ है या कुछ नया रिस्क आ गया है, नई लिमिटेशन आ गई है, उसकी भी मैं जानकारी प्रोवाइड करूंगा। एक बार देवजीत ग्रुप पे लिख दो यार कि बुक्स नहीं आई आपकी, मेरे को उसका आइडिया नहीं है फिलहाल, मेरा मेरा वो कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये था आपका 1B, सॉरी 5B। अगेन आपको ओपिनियन को आपको सेपरेट करना है फैक्ट से। आपका वायलेशन हो जाएगा अगर आपने ये बोला कि फ्यूचर में आप वैसे ही मान के चलो, कि भाई पास्ट में मैं आपका आया था 18%, फ्यूचर में भी ये मान के चलो, अगर आपने ऐसा बोल दिया, वायलेशन। ठीक है, तो ये था आपका 5B। अब मैं क्या करूं उसके अंदर? ठीक है, ओके, एडवाइस रिकमेंडेड प्रोसीजर। ठीक है, अगेन कितनी जानकारी प्रोवाइड करनी है ये डिपेंड करता है केस बाय केस बेसिस पे यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस इसकी कितनी जानकारी प्रोवाइड करूंगा, इसकी कोई ऐसी चेकलिस्ट नहीं होती, इट डिपेंड ऑन केस बाय केस बेसिस यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ होता है। उसके अलावा आपको आज जो फिर आपको एडवाइस दे रखी है कि मेंटेन रिकॉर्ड्स, ठीक है, कि क्या नेचर ऑफ रिसर्च थी, उसका पूरा आपको रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करना है। दैट इज द रिकमेंडेड प्रोसीजर फॉर 5B। कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? ठीक है, अच्छा, अब बात आते हैं 5C पे। ठीक, अच्छा, आज ना क्लास के बाद में इफ यू गाइज वांट टू टॉक टू मी ऑन अ वीडियो, तो आई विल टेल यू कि आप कर सकते हो मेरे साथ। ठीक है, क्लास के लास्ट में वी विल डू दैट। ठीक है, कि तुम्हें मुझसे बात करनी है या कुछ भी डिस्कस करना है और कुछ एडवाइस लेनी है ऑन द वीडियो कॉल, यू कैन डू दैट। उदय, आपका क्वेश्चन ना हाफ आ पाया यार, क्योंकि वो शायद चैट की लिमिटेशन होती है। अगर हमारी वैल्यूएशन से भी सेम नंबर आ रहे हैं, नहीं नहीं हर्ष, देखिए, अगर आपकी सोच के हिसाब से आपका जो रिटर्न, आई थिंक जो आपका क्वेश्चन शायद मैं जो समझ पाया हूं कि जो आपकी वैल्यूएशन से भी सेम नंबर्स आ रहे हैं फ्यूचर के। देखो, आप ये बोलो कि यार फ्यूचर में हम इतना, हमको लग रहा है कि हम कर सकते हैं, ये तो आपका ओपिनियन हो गया ना। हमने आपने साफ साफ उसको बोल दिया। आप उसको ऐसे बोल दो कि यार तू मान के चल 18%, 20%, दैट्स अ वायलेशन। तो आप उसको, पास्ट को ये नहीं बोल सकते कि फ्यूचर में रिपीट होगा ही होगा। दैट वॉज हिस्ट्री, वो पास्ट हो गया। इस केस में जो ओपिनियन को आप फैक्ट बना के नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया। हाँ, ठीक है, हर्ष, होपफुली योर आंसर इज, जो आपके क्वेश्चन को मैंने आंसर कर दिया है सर। बेस्ड ऑन फैक्ट इफ यू आर टेकिंग एजुकेटेड गेस, नहीं, मैंने कहा ना यहाँ पे, मैंने कहा ना कि आप अगर गैस वगैरह कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, गैस वगैरह कर रहे हो यहाँ पे, वो उस केस में, हाँ यश, वो चेंज तो होगा फिर यहाँ पे। ठीक है, वो जो 2-3 है वो एक बार मैं आपको कम्युनिकेट कर दूंगा टीम से बात करके वो कैसे करेंगे, और वो चेंज होगा सर। ये बड़ी दिक्कत है CFA वालों की। कोर्स कुछ तो जगह ये लोगों ने ये करा कि बुक का नाम चेंज कर दिया। क्या बेवकूफ़ी है, कॉर्पोरेट वो था इशूअर, उसको कॉर्पोरेट फाइनेंस कर दिया। अरे पहले जब मैंने किया था तो उस टाइम कॉर्पोरेट फाइनेंस था, फिर फाइनेंस से इशूअर्स करा, अब दोबारा फाइनेंस कर दिया। ठीक है, तो ये करते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं 5C की। यहाँ पे देखिए, CFA बोलता है यहाँ पे कि देखो क्या होता है कि हम क्लाइंट से बातचीत करते हैं, क्लाइंट का डाटाबेस वगैरह हमारे पास होता है, और रिकॉर्ड वगैरह हमारे पास आर्काइव फॉर्म में होते हैं। रिकॉर्ड हमारे पास होते हैं हार्ड कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में, मतलब कि पेपर वगैरह में भी हो सकता है, और ईमेल्स के थ्रू वगैरह भी हम क्लाइंट के रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करते हैं। नाउ कितने साल के लिए हमें रिकॉर्ड मेंटेन करने चाहिए? द आंसर इज 7 ईयर्स। आपको 7 साल के लिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, 7 साल के लिए आपको क्लाइंट के रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करने चाहिए। अगेन लाइक आई सेड कि रिकॉर्ड कैन बी इन सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। ठीक है, आप उसको मेल वगैरह के थ्रू भी उसको सेव कर सकते हो, या फिर आप उसको पेपर वगैरह के थ्रू भी आप क्लाइंट का डाटा वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हो। वहां पे एटलीस्ट 7 साल के लिए आपको क्लाइंट का डाटा वगैरह रिकॉर्ड करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अगेन यहाँ पे जो ये पॉइंट था, अगेन देखो यहाँ पे अगेन ओवरलैप सा हो रहा है यहाँ पे, टू बी ऑनेस्ट। ये कहीं ना कहीं 4A था हमारा,
कि अगर हम सपोज कि वहाँ पे क्लाइंट का वो करते हैं तो उस केस में उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो फ्यूचर में मतलब कि उसकी जो रिपोर्ट थी पास्ट की उसको यूज नहीं कर सकते। ये हमने 4A में बात करा था कि जो रिपोर्ट वगैरह हमने बनाई थी वो प्रॉपर्टी है प्रीवियस फर्म की, उसको हम यूज नहीं कर सकते। वो सेम ही बोल रहा है यहाँ पे। सो हम वी कैन नॉट यूज पास्ट का रिकमेंडेशन और पास्ट की रिपोर्ट। तो जो हमारी पास्ट की रिपोर्ट थी उसको हम यूज वगैरह नहीं कर सकते यहाँ पे, मतलब कि हम उसको दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। बिना उसको क्रिएट करे, बिना उसको री क्रिएट करे हम उसको यूज नहीं कर सकते। तो जैसे कि सपोज कि नोट्स हो गए, ये प्रॉपर्टी पीडब्ल्यू की है, मैं इसको दोबारा से क्रिएट कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन सेम मैं यूज नहीं कर सकता सेम चीज, ठीक है। ओके, अगेन मुझे मत बोल रहा है यहाँ पे कि जो भी आपने काम करा है वो आपकी प्रीवियस फर्म की प्रॉपर्टी है और वो आप लेके नहीं जा सकते। देखो यहाँ पे फिफ्थ और सिक्स्थ में हल्का सा आपको दिखता है ओवरलैप कि यार ये पॉइंट पहले भी था, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे कि आपको ओवरलैप वगैरह दिखते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इस केस पे यहाँ पे आप जो पहले की नोट्स वगैरह हैं, पहले की रिपोर्ट्स है, वो आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रीवियस फर्म की प्रॉपर्टी है। बिना उसकी परमिशन के यू विल नॉट यूज दैट रिपोर्ट। ये आपका 5C में भी कवर कर दिया है यहाँ पे। कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? हाँ, अगेन एडवाइजरी हमारे लिए मेंबर कैंडिडेट के लिए एडवाइजरी क्या है यहाँ पे? अगेन यहाँ पे जो हमारे नोट्स वगैरह है वो हमारे सेव होते हैं आइदर इन पेपर फॉर्म और इन मेल्स वगैरह के थ्रू, यहाँ पे सेव वगैरह आपके होते हैं यहाँ पे। तो ये आपको आपको ये फिर आपको अपने पास रखने वगैरह है एटलीस्ट 7 years। ये वाला पॉइंट के आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिखाई देंगे, कितने सालों के लिए होल्ड करने हैं? 7 साल। तो इंश्योर कि आपके पास में इतने टाइम के लिए तो रिकॉर्ड वगैरह। ये क्या हो गया? एक सेकेंड, ठीक है। अब बात करते हैं आपका यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। लेट्स टॉक यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे इसमें पहला आपका आता है डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे। तो ये क्या बोलता है यहाँ पे कि आपको कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे शेयर करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस पे आपको देखिए, हम जिस फील्ड में काम करते हैं हमको कॉन्फ्लिक्ट वगैरह मैनेज, क्या हम जो भी जो फिर हम जिस फील्ड में काम करते हैं हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमको कॉन्फ्लिक्ट वगैरह मैनेज करनी पड़ती है। बेस्ट क्या है कि आप डिस्क्लोज कर दो। तो जो भी हमारी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसको ये कवर कर रहा है स्टैंडर्ड्स, और उसमें पहले आपका आता है यहाँ पे 6A डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो इसके इस पे जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना एक हमारा क्रिटिकल पार्ट होता है इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री का यहाँ पे। अगेन बेस्ट क्या है कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होती है तो आपको उसको अवॉइड करना है यहाँ पे, और जब भी आप फंस जाते हो तो क्लाइंट को डिस्को आप कर दो डिस्क्लोजर, ठीक है, कि आपको क्या कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है। सपोज कि मैं आपको रिपोर्ट वगैरह प्रोवाइड कर रहा हूं यहाँ पे, सो आई एम प्रोवाइडिंग ए रिपोर्ट टू यू, और उस कंपनी के शेयर्स वगैरह मेरे पास है, ठीक है। तो उस केस में मेरी को ये मुझे फिर यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि यार जो मैं आपको ये रिपोर्ट लिख के दे रहा हूं कि ये शेयर कैसा है यहाँ पे, ठीक है, वो मुझे उसको, अरे जयदीप ऐसा मत कर यार, बी और सी वापस पूरा बताऊं? ऐसे नहीं, ऐसा मत कर यार, मतलब कि ठीक है तो मुझसे तो दोबारा रिवाइज करवा ले, लेकिन ये पूरा 6 पे पहुंच गया यार मैं। या उदय, या यस, दे कैन आई एम नॉट सेइंग पूछेंगे, पूछ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। कई बार तो ये भी होता है सपोज कि क्वेश्चन अगर आपने क्वेश्चंस करे होंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको गिवन है स्टेटमेंट और ये बताना है कि इसमें कौन कौन से वायलेट हुए हैं, 3 हुआ है, 2B हुआ है, 3C हुआ है, कौन सा हुआ है, तो ये भी आपको बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बात करते हैं आपका डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वापस ही पे आते हैं यहाँ पे। इस केस में लाइक आई वाज सेइंग कि आपको जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको मैनेज करना आपका एक इंटीग्रल पार्ट है यहाँ पे। इस केस में आपको कई बार बेस्ट क्या है कि आप अवॉइड ही करिए कोई भी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, ठीक है। और इस केस में आपके कि आप उसको जानकारी दे दीजिए, ठीक है।
ताकि जो कंसर्न पार्टी है, चाहे वो तुम्हारा बॉस है चाहे तुम्हारा क्लाइंट है, वो अपने आप यहां पे ले सके। यहां पे यार सेनेट बी था, वो ये था कि आपको क्लाइंट को रिपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करनी है यहाँ पे, और सी था कि आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है कितने सालों के लिए, जो कि था 7 साल के लिए, जिसमें आप सॉफ्ट कॉपी मतलब कि पेपर फॉर्म में या फिर ईमेल के थ्रू आप उसका रिकॉर्ड वगैरह सेव कर सकते हो। यहाँ पे कंप्यूटर के थ्रू उसका आप रिकॉर्ड वगैरह सेव कर सकते हो। तो आपको एटलीस्ट 7 साल के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करना है। बी बोलता था कि आपको जो क्लाइंट को रिपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करनी है, कैसे प्रोवाइड करनी है, कितना डिटेल में, ये डिफरेंस है। एक में बात कर रहा है कि उससे कम्युनिकेशन मेंटेन करने की, कि उसको रिपोर्ट में कैसे प्रोवाइड करना है कम्युनिकेशन, और दूसरा बात कर रहा था रिकॉर्ड मेंटेन करने की, रिकॉर्ड कितने सालों के लिए मेंटेन करना है। और इसमें यहां पे आपको ये देखना पड़ेगा कि ये आपकी है कि आप कितना करते हो डिस्क्लोजर। सो दैट इज अप टू द मेंबर टू कंप्यूट और टू सी हाउ मच डिस्क्लोजर नीड टू बी मेड। ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं इसका 6A को, और बात करते हैं डिटेल में। यहाँ पे अगेन यहाँ पे जो आपका रिपोर्ट, आप जब आप रिपोर्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे क्या होता है कि आपने जानकारी प्रोवाइड कर दी कि यार एट दी एंड अब तुम्हारी कॉल है कि तुम उसको कैसे वहां पे लेते हो। वहां पे जैसे सपोज कि मैं अगर किसी कंपनी के बारे में रिपोर्ट लिख रहा हूं और उसके पास मेरे पास उसका शेयर भी है, मैंने वो डिस्क्लोज कर दिया। नाउ अब उस केस में आपकी है कि आप उस रिपोर्ट को ट्रस्ट करते हो या नहीं करते। या मैंने अपने बॉस को बोल दिया कि सर इसके शेयर मेरे पास रखे हैं। अब दैट इज अप टू द बॉस एंड टू द क्लाइंट कि वो मेरी रिपोर्ट पे कितना ट्रस्ट करता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका है यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में वी नीड टू प्रोवाइड इनफ इंफॉर्मेशन कि कहीं ना कहीं वो जो असेस कर सके कि उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्फ्लिक्ट विद स्टॉक ओनरशिप, ये मैंने आपको एग्जांपल स्टार्टिंग से मेंटेन करा है कि इस केस में अगर मेरे पास उसके शेयर्स वगैरह हैं और मैं उस पर रिपोर्ट लिख रहा हूं, तो आई विल इंश्योर कि यहाँ पे मैं अपने क्लाइंट को या बॉस को मेंशन कर दूं कि यहाँ पे सर जो मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं यहाँ पे इस स्टॉक को लेने की, वो मेरे पास है यहाँ पे। सो यू मस्ट डिस्क्लोज द स्टॉक ओनरशिप यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपके पास ओनरशिप है, जो आप उसको एडवाइस कर रहे हो, उसके बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट एज डायरेक्टर, यार थोड़ा फिर मैसेज कम करना। अगर तू इतने मैसेज करेगा तो मे भी शायद वो इसलिए आपको ऑन कर रहा है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट एज ए डायरेक्टर, अब ये क्या बोलता है यहाँ पे, देखिए। उप्स, ये क्या हो गया। सपोज कि ये पर्सन है, ठीक है, ये लेट्स से काम करता है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का। ये आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, ये यहाँ पे आपको एडवाइस करता है कि कहां पे पैसा लगाना है, कहां पे पैसा नहीं लगाना। और ये पर्सन, सेम पर्सन कंपनी में, एक दूसरी कंपनी में डायरेक्टर भी है। मतलब कि यहां पे जो पर्सन जो एडवाइस प्रोवाइड कर रहा है कि पैसा लगाओ या फिर नहीं लगाओ, वो दूसरी कंपनी में डायरेक्टर भी है। तो उस केस में हमारी आ जाती है कॉन्फ्लिक्ट। बेस्ट क्या है कि अगर आप किसी कंपनी में हायर पोस्ट पे हो, तो आप ये वाला काम ना करो कि आप वहां पे लोगों का पैसा एडवाइस मत करो उसको। यहाँ पे ये होती है आपकी कॉन्फ्लिक्ट, और ये आपको मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि द रीजन बिंग कि अगर मैं लोगों का पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करवाता हूं, तो अगर मैं लोगों का पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करवाता हूं, तो मैं अपनी कंपनी में जानबूझ के इन्वेस्ट करवा सकता हूं, क्योंकि मैं वहां का डायरेक्टर हूं, या फिर मैं वहां पे काफी हाई पोस्ट पे हूं यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात लिखिए यहाँ पे कि एक पर्सन है, वो वहां पे इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्रोवाइड करता है, हु ऑल्सो सर्व एज ए डायरेक्टर। ठीक है, तो इस केस पे यहाँ पे कि यहाँ पे आपकी आ सकती है कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, मतलब कि सपोज कि इस कंपनी की मेरे पास ईसॉप है। ओके, ये वर्ड आप लोगों को शायद नया होगा, ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये क्या होता है कि एक पीस ऑफ पेपर है दैट गिव मी द राइट टू बाय द कंपनी का शेयर। सो इट्स अ पीस ऑफ पेपर दैट गिव मी द ऑप्शन टू बाय शेयर्स। सपोज कि मेरे पास ये ईसॉप है, मान लीजिए ये एक पीस ऑफ पेपर है, ये एक ईसॉप है मेरे पास। ये अगर ईसॉप है तो मैं कंपनी का शेयर सस्ते में ले सकता हूं। ठीक है, तो ये है आपका यहाँ पे कि अगर उस केस में
अगर इस कंपनी का शेयर मेरे पास में ईसॉप है तो उस केस में वहां पे मेरी आ सकती है कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, हाँ। अगर क्लाइंट की डेथ हो जाए तो उसका रिटर्न खुद रखना या किसी और को देना, एक्चुअली क्या होता है उसमें ना शॉर्टली वहाँ पे ना जो क्या होता है कि जैसे इस केस में जैसे जब आप उसका वो जब जब फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन होते हैं तो उसमें वो पूछ लेता है कि आपके बाद में पैसा कहाँ जाएगा। ठीक है, तो वो पहले ही से ही होता है कि आपका जो आगे ट्रांसफर होनी है वेल्थ वो किसको होनी है वो ऑलरेडी मेंशन होता है। ठीक है, होपफुली राजन योर क्वेश्चन इज बीइंग योर क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड। ठीक है, ठीक है, या नॉमिनी। ठीक है, तो ये आपका हैगा कॉन्फ्लिक्ट एज अ डायरेक्टर, यहाँ पे ये आपका इशू कर सकता है। ब्लैंक कैसे आ गया? ठीक है, अब इसके लिए एडवाइजरी जो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे यू नीड टू डिस्क्लोज एनी स्पेशल कॉस्ट अरेंजमेंट। अगर सपोज कि क्लाइंट कुछ आपको एक्स्ट्रा बोनस दे रहा है या जो आपका बॉस है वो आपको एक्स्ट्रा बोनस दे रहा है तो उसकी जानकारी आपको क्लाइंट को प्रोवाइड करनी पड़ेगी यहाँ पे। सो एनी बोनस फीस, एनी रेफरल फीस, एनी परफॉर्मेंस फीस नीड टू बी डिस्क्लोज। अच्छा मुझे बताओ एज, ठीक है, ये वाला एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए आप। ठीक है, और देखो आपका क्वेश्चन है सर, ठीक है, फर्स्ट लेट मी जस्ट फिनिश दिस। ठीक है, देन आई विल कवर योर क्वेश्चन या कमेंट्स। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे जो भी ये बोलता है यहाँ पे कि जो भी स्पेशल कंपोजिशन अरेंजमेंट है उसकी आपको जानकारी देनी। अच्छा, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं एंड विच आई वांट यू टू आंसर कि सपोज कि अगर मेरी जो सैलरी है क्या मैं वो भी डिस्क्लोज करूंगा? द आंसर इज नो। आई ओनली नीड टू डिस्क्लोज एनी स्पेशल कंपनसेशन या कंसिडरेशन, कि अगर मुझे यहाँ पे मेरा बॉस कुछ एक्स्ट्रा बोनस दे रहा है या जो मेरा सैलरी है वो लिंक है मेरे परफॉर्मेंस से फंड के, तो अगर ये फिर यहाँ पे डिस्क्लोज क्यों करना पड़ेगा? वाई आई नीड टू डिस्क्लोज कि जो मेरा सैलरी है दैट इज लिंक विद द परफॉर्मेंस, क्योंकि उस केस में जो क्लाइंट को समझना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि ये अपनी सैलरी के चक्कर में रिस्क ना ले। इस केस में क्लाइंट के लिए बहुत जरूरी होता है जानना कि ये चीज आप दोबारा पढ़ोगे व्हेन यू डू द चैप्टर फॉर हेज फंड इन ऑल्ट। ऑल्ट में आप ये पढ़ोगे कि हेज फंड में वहां पे ऐसा होता है, सपोज कि मैं पैसा मैनेज कर रहा हूं वहां पे, तो उस केस में यहां पे ऐसा ना हो कि मैं रिस्क लूं ही नहीं, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि मैं रिस्क ले लूं बहुत ज्यादा। तो मुझे अपने क्लाइंट को पहले ही बताना पड़ेगा कि भाई ये इशू है, मैं ये चीजें हो सकती है वहां पे, बाकी क्लाइंट जो बोलेगा वैसे करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये बिल्कुल यहाँ पे हल्का सा ओवरलैप वगैरह स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे कि आपको मैंने जैसे पहले बोला था कि फिफ्थ और सिक्स्थ में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि ओवरलैप होते हैं, हमको लगता है कि ये 3 या 4 में या पहले भी था यहाँ पे। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखो, अगर ये आप लास्ट का पॉइंट देखो यहाँ पे कि अगर सपोज की फर्म बोलती है कि आपको डिस्क्लोज नहीं करना, तो उस केस में आपको उस चीज से अलग होना पड़ेगा और अपना जो एक रीजन है उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि आप उस चीज से हो रहे हो डिसएसोसिएट। सो इफ सपोज यू नॉट अलाउड टू डिस्क्लोज, वहां से अलग हो जाओ और अपने जो रीजन है उसको डॉक्यूमेंट कर लीजिए। यहां पे जस्ट सी द लास्ट पॉइंट, यहां पे अगर यहां पे क्लाइंट फर्म परमिट नहीं करती, डज नॉट परमिट, फर्म कहती है कि आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो उस केस में यहां पे member and candidate need to disassociate themselves from the activity. और guys, so कुछ एक मिनट टेक इशू है, जस्ट आई विल जस्ट बैक इन 1 minute, ओके, जस्ट 1 or 2 minute मैक्सिमम।
आया, ठीक है, सॉरी। चलो वापस रिज्यूम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट 6A, ठीक है। या ओके, बिफोर आई मूव दिस फर्दर, एनी डाउट्स ओवर? इसमें कुछ डाउट वगैरह है आपको यहाँ पे गाइस, यू वांट टू आस्क मी? ओके, एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी इन दिस 6A? जयदीप भाई अभी पूछ ले, बाद में पूछेगा तो बताऊंगा नहीं, ठीक है। कुछ डाउट है? सो उदय का क्वेश्चन था कि डायरेक्टरी फेल अलाउ नहीं हो। देखो देखो क्या होता है कि जो अलाउ नहीं करना वो एक हाँ वो अलाउ नहीं होना चाहिए यहाँ पे कि वो अगर आप वहां पे इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्रोवाइड कर रहे हो, देखो ये बात करता है कि आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एडवाइस है कि आप उसको अवॉइड करो, ठीक है। मतलब कि जो रूल है वो रूल कंपनी करेगी डिसाइड वगैरह, लेकिन आप लोगों के लिए आपको ये जो 6A है ये बोलता है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको बता दो। तो इसमें हमने 2-3 यहाँ पे बात करें एग्जाम्पल। एक, आपके पास स्टॉक ओनरशिप है तो वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। दूसरा बोलता है आपका कि आपके पास में अगर आप अगर किसी कंपनी के डायरेक्टर हो तब भी आपको आपको वहां पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। आई कैन गो स्लो, आपको कोई डाउट हो मुझसे पूछ लो क्योंकि हम पे इनफ टाइम है। देखो कंपनी से लिंक यहाँ पे क्लाइंट का ये है ना, देखो मेरी बात समझिए यहाँ पे कि कंपनी से लिंक क्यों है। देखिए अगर सपोज कि अगर मैं बोलूं कि मेरी सैलरी यहाँ पे है और उस केस में मुझे बोनस मिल रहा है, जब बोनस मिल रहा है बोनस के चक्कर में ऐसा ना हो कि क्लाइंट की जो मेंबर है या फिर जो जो आपका पैसा मैनेज कर रहा है वो रिस्क कम या ज्यादा ले ले। तो जो आपके क्लाइंट को पहले ही पता होना चाहिए कि यार ये इसको ये फायदा मिल रहा है तो ये रॉन्ग काम कर सकता है कि रिस्क ले लिया ज्यादा या फिर रिस्क ले लिया कम। देखो ये होता है ना, सपोज कि मान लो कि आपका फंड है, लेट्स से कि आपका फंड है 100 करोड़ का और मुझे फीस मिली है 5% या फिर मुझे फीस मिली है 3%। अब 3% मेरी फीस फिक्स है, ठीक है, और जो बोनस है वो मुझे बहुत कम मिल रहा है। तो क्लाइंट को मुझे पता होना चाहिए कि यार ओके इसको बोनस तो मिल नहीं रहा या बहुत कम मिल रहा है यहाँ पे। तो ऐसा ना हो कि ये खाली ये करे कि जो मेरा पैसा है 100 करोड़ उसको धीरे धीरे ग्रो करता रहे, ज्यादा रिस्क ले ही ना। यू वॉन्ट दैट पर्सन टू बी कि जो आपका पैसा संभाल रहा है वो आपके हिसाब से संभाले, कि जो आपकी नीड्स है जो आपके लिए सूटेबल है ना 3C उसके लिए संभाले यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे ज्यादा वो नहीं ले सकते यहाँ पे कि ज्यादा ज्यादा आप ले रहे हो रिस्क, वो भी सही नहीं है मेरे लिए क्लाइंट के लिए, और ज्यादा आप सेफ जा रहे हो तो वो भी क्लियर नहीं है, आप सही नहीं है आप, ठीक है। तो ये आपका था यहाँ पे। एक्चुअली क्या होता है लाइव में ना, आप अभी नया नया सीख रहे हो, जब आप उसके रिकॉर्डिंग देखते हो तो आप उसको ऑलरेडी पता है कि उसमें क्या टॉपिक है। तो दैट इज वाई यहाँ पे जो रिवीजन आपको हेल्प करता है यहाँ पे। तो जो बच्चों को दिक्कत आ रही है ना कि मैं फास्ट करा रहा हूँ, लेट्स से आई डोंट थिंक मैं फास्ट करवाता हूँ, मतलब करवाता हूँ मैं लेकिन यहाँ पे नहीं कराता, लेकिन आई डोंट थिंक उसमें तो आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ पे फर्स्ट टाइम में तो यार फर्स्ट टाइम में इफ यू आर एबल टू ग्रैब 60-70% दैट इज गुड इनफ। जब आप बार बार पढ़ते हो तो आपको ढंग से आपको रिवाइज होता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इतना मत कर मैसेज की तरह वो स्पैम कर देते रहो, ठीक है। प्रायोरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन अब इस केस में बोलता है यहाँ पे अगेन वी डिस्कस, सबसे पहले तो जो नंबर आता है वो आता है क्लाइंट का, सबसे पहले प्रायोरिटी इसकी रहती है, फिर सेकंड में रहती है हमारे एम्प्लॉयर की, बॉस की, है ना, और फिर यहाँ पे रहती है हमारी खुद की यहाँ पे। तो ये हायरार्की हमेशा हम फॉलो करते हैं, दैट इज माय प्रायोरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, सबसे पहले क्लाइंट फिर एम्प्लॉयर और फिर हम यहाँ पे, ठीक है। अगेन वही लिखा है यहाँ पे जो 6B है, ये बात करता है प्रायोरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन कि यहाँ पे क्लाइंट की और एम्प्लॉयर का हमसे पहले आना चाहिए नंबर, दे मस्ट हैव प्रायोरिटी ओवर द इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन इन विच, जैसे कि सपोज IPO आ गया या कोई रिपोर्ट वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो तो उसमें पहले क्लाइंट को लेने देना, बाद में तुम खुद लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो एज पर 6B यहाँ पे अगेन यहाँ पे अवॉइडिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे अगेन देखो यहाँ पे जो हमने बात किया था कि जो हमने बात की थी हायरार्की की बात करती है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये हायरार्की ब्रेक हो सकती है, मतलब कि क्लाइंट से पहले मैं खुद फायदा उठा सकता हूं,
तीन तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन पूरी होनी चाहिए। तो उस केस में पहले मैं अपना कर सकता हूं। पहला, क्लाइंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब क्लाइंट का कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। सो क्लाइंट इज नॉट एट डिसएडवांटेज, नॉट, ठीक है। ये आपका होना चाहिए यहां पे, ठीक है। तो यहां पे क्लाइंट का कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए यहां पे, ठीक है। मेरा पर्सनली कोई बेनिफिट नहीं होना चाहिए, और जो भी रूल्स है उसको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। तो ये तीन देखो सी, वी फॉलो दिस हायरार्की, पहले क्लाइंट, फिर एम्प्लॉयर, फिर मैं। अब इस केस में ये हायरार्की को मैं ब्रेक कर सकता हूं, प्रोवाइडेड कि तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तीन मतलब कि जो तीन की तीन, पहली कंडीशन कि क्लाइंट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, तो सेकंड कंडीशन मेरे को पर्सनली कुछ बेनिफिट नहीं होना चाहिए, और थर्ड कंडीशन यहां पे कि जो मैं रूल्स है जो मेरी, वो मैं उसको कंप्लाई कर रहा हूं। तो उस केस में मैं यहां पे काउंटर ट्रेड ले सकता हूं। फॉर एग्जांपल अगर सपोज कि मान लो कि मैं बैंकरप्ट हो रहा हूं, मैंने एक कंपनी पर रिपोर्ट लिखी थी और बाद में मैंने उसके शेयर परचेज कर लिए थे, ठीक है। तो मतलब जो मैंने तो फिर इस केस में मैंने वो ऑर्डर फॉलो करा, पहले मैंने वो शेयर लेने दिया क्लाइंट को, और मैंने बिल्कुल लास्ट में लिया शेयर, ठीक है। अब इस केस में यहां पे मैंने शेयर में बोला है कि बाय करो। सपोज कि मेरे फैमिली में किसी पर्सन की तबीयत खराब हो गई, तो मुझे अपने शेयर बेचने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में मेरे को चाहिए पैसे। अब उस केस में तो आई कैन नॉट से कि मैं फॉलो करूंगा एथिक्स को। तो उस केस में मैं क्लाइंट को बोल रहा हूं कि शेयर बाय करो, लेकिन मैं खुद सेल वहां पे कर रहा हूं। उस केस में मेरा वायलेशन नहीं है, अगर क्लाइंट को कोई नुकसान नहीं हो रहा उससे, पहला टर्म, क्योंकि लेट्स से कि मेरे पास शेयर ही 5-10 है। क्लाइंट बोलेगा कि ठीक है आप कर लो, कोई बात नहीं, मजबूरी है। तो क्लाइंट को कोई यहाँ पर नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरा, पर्सनली मुझे कोई फायदा नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि मैं अपना फायदा उठा रहा हूं यहाँ पे। और तीसरा यहाँ पे कि जो भी रूल्स है मैं उसको फॉलो कर रहा हूं। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है, मेरे ख्याल से ये वाला एग्जांपल शायद सूटेबल है मेरे ख्याल से, कि जहां पे वो जो तीन कंडीशन है वो फुलफिल इवन दो नहीं हो रही, सॉरी, अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल हो रही है तो उस केस में आपका वायलेशन नहीं माना जाएगा। पहला, क्लाइंट को नुकसान नहीं है, तुम्हें कोई फायदा नहीं है, और तीसरा जो भी एप्लीकेबल रूल्स हैं उसको आप फॉलो कर रहे हो यहाँ पे। नहीं, मेरी बात सुनो। तो फिर राजन, उस केस में जो सेकंड कंडीशन है वो नहीं हो पाई यहाँ पे। जैसे कि सपोज कि एक पर्सन बैंकरप्ट हो रहा है, ऑब्वियसली उस केस में तो बोलेगा ना कि मैं इसको बेच देता हूँ। अगर मेरे पास कि अगर एक पर्सन बैंकरप्ट हो रहा है, उस पर कुल 10 ही शेयर है, तो बेच दो, कोई बात नहीं। क्या 10 शेयर से या फिर 50 शेयर से कौन सा प्राइस पे फर्क पड़ने वाला है? बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इस केस में जो क्लाइंट को कोई फायदा नहीं, जो एम्प्लॉय को कोई फायदा नहीं हो रहा, क्लाइंट को कोई नुकसान नहीं है, और आप जो भी एप्लीकेबल रूल्स है उसका फॉलो कर रहे हो, इन दैट केस यू कैन टेक द काउंटर ट्रेड, ठीक है। अगेन, लेकिन फिर भी यहां पे जो पर्सनल ट्रेडिंग है वो कहीं ना कहीं बाद में आती है। सबसे पहले यहाँ पे दैट इज सेकेंडरी टू द क्लाइंट। सबसे पहले क्लाइंट लेगा, बाद में वो ट्रेड वगैरह मैं लूंगा यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे क्लाइंट और एम्प्लॉयर की मस्ट है प्रायोरिटी ओवर द ट्रांजैक्शन, ठीक है। और इंपैक्ट ऑन ऑल अकाउंट्स विद बेनिफिशियल ओनरशिप यहाँ पे, ठीक है। और फैमिली अकाउंट्स को यहाँ पे जो ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो फैमिली अकाउंट है उसको बाकी अकाउंट्स की तरह ट्रीट करना है यहाँ पे। मतलब कि मैं अगर पैसा मैनेज कर रहा हूं अपने कजन का, जो कि मेरा क्लाइंट भी है, तो मुझे उसे बाकी क्लाइंट की तरह ट्रीट करना है, ना तो उसको फायदा प्रोवाइड करना है, ना ही मुझे उसका नुकसान करना है। अगर मैंने उसका नुकसान कर दिया तब भी मेरा हो जाएगा वायलेशन। ऐसा ना हो ना कि कोई नया शेयर आईपीओ आया, अब वो जो आईपीओ आपने अपने कजन को नहीं दिया, अरे वो भी तो मेरा क्लाइंट है, तो उस केस में मुझे अपने कजन को अपने क्लाइंट की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा यहां पे, अगर वो फीस पेइंग क्लाइंट है तो। ठीक है। तो फैमिली अकाउंट को आपको ना तो प्रोवाइड करना है एनी स्पेशल ट्रीटमेंट, ना ही आपको प्रोवाइड करना है कोई डिसएडवांटेज यहां पे। अब अगेन एडवाइस जो हमको दे रखी है यहां पे, लिमिटेड पार्टिसिपेशन इन आईपीओ, कि जब भी कोई आईपीओ आता है तो आपको यहां पे उसमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करना। आपको बेस्ट है कि आप अवॉइड करो, जब भी आप फंस जाते हो, ठीक है,
तो उस केस पे हमने लिमिट पुट कर दी कि उस केस में आपको इस शेयर पे आपको अप्लाई करना, इसके जो उसका आईपीओ पे आपको अप्लाई करना मना है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी क्या है कि जो सुपरवाइजरी और रिव्यू प्रोसीजर वगैरह आपके होने चाहिए, एस्टेब्लिश आपके होने चाहिए। मतलब कि इस केस में यहाँ पे मैंने कहा ओके कि सपोज कि मेरे बॉस ने पहले कर रखा है कि वो हमारी जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज है उसको पूरा गौर करता है, पूरा उस पर नजर रखता है यहाँ पे। सो जो भी हमारे सुपरवाइजरी हैंगे प्रोसीजर्स वो पहले ही होने चाहिए यहाँ पे। उसके अलावा द कंपनी कैन पुट द स्टॉक इन ए ब्लैक लिस्ट। तो अगर ब्लैक लिस्ट पे कंपनी ने, सॉरी ब्लैकआउट लिस्ट, अब कंपनी ने अगर उसको एक सपोज कि एक कंपनी का आईपीओ आया, मान लीजिए कि जो आईपीओ है वो आया है जियो का। अब अगर मेरी कंपनी ने उसको पुट कर दिया ब्लैकआउट लिस्ट में, तो उसमें कोई भी प्रकार की ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे रिपोर्टिंग, ये वाला पॉइंट ओके है, ये वाला ओके है। ठीक है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट यहाँ पे। ठीक है, अगेन द बेस्ट मेथड फॉर मॉनिटरिंग इज टू एलिमिनेट एनी कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कि आपको पूरा ये करना है यहाँ पे कि आपको पूरी कोशिश ये करनी है कि जो जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको अवॉइड कर दो। ठीक है, बेस्ट इज द डिस्क्लोजर। अगर वो लेट्स से कि वो अवॉइड नहीं कर सकते तो आप उसको डिस्क्लोज कर दो कि जो मेरे पास शेयर्स वगैरह हैं, कौन से शेयर्स है, कैसे शेयर्स है, उसकी आप जानकारी वगैरह प्रोवाइड कर दीजिए क्लाइंट को। ओके, नाउ 5B 6B इज डन। अभी कुल हमारे 3 बचे हैं, 6C जो कि बहुत छोटा सा है, और 7A और B जो कि मुझे काफी पसंद है। 7A और 7B मेरे को दोनों ही पसंद है और काफी अच्छे भी हैं वो। ओके, नाउ विल टेक इट आउट। हाँ, अगर सपोज कि कोई कंपनी अगर ब्लैकआउट लिस्ट में आ गई तो उसमें किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। दैट इज योर ब्लैकआउट लिस्ट, कि उसमें आपको सारी जो ट्रेडिंग है उसमें मना कर रखा है। ठीक है, तो ये दैट इज योर पॉइंट फॉर ब्लैकआउट। ओके, अगर जयदीप का क्वेश्चन था कि अगर क्लाइंट को टिप दो, टिप जो दिया अगर वो सही जाए एंड बॉस ने हर एक एक्यूरेट टिप पे कमीशन दे अरे क्या पूछ रहा है यार ये। ठीक है, अगर हमने क्लाइंट को टिप दिया है, ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका था टिप वाला। मेरे को तो पॉइंट समझ में नहीं आया एक्चुअली, मतलब कि टिप वगैरह का नहीं होता ना इस तरीके से। ये थोड़ी होता है कि टिप टिप सही है तो मैं पैसे लूंगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर हमारे पास शेयर्स है और हम रिपोर्ट लिख रहे हैं तो वायलेशन होगा। यार बेस्ट तो यही है कि अवॉइड करो। ठीक है, और फिर अगर वो पॉसिबल नहीं है, मतलब कि आपके पास ऑलरेडी है, तो डिस्क्लोज कर दो रिपोर्ट में। जस्ट मेंशन दैट इन योर रिपोर्ट कि यार आपके पास ये है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, कैन आई मूव फॉरवर्ड यहाँ पे अगेन। बात करते हैं रेफरल फीस का, बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस केस पे यू मस्ट डिस्क्लोज टू एम्प्लॉयर या क्लाइंट या प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट एज अप्रोप्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ कंपनसेशन, कंसिडरेशन और बेनिफिट रिसीव। तो आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा कोई भी बेनिफिट, कोई भी कंसिडरेशन, कोई भी फायदा जो आपको रिसीव हुआ है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करनी पड़ेगी यहाँ पे। उससे क्या होता है कि बिकॉज ऑफ दैट डिस्क्लोजर क्लाइंट और जो एम्प्लॉयर है वो यहाँ पे इवेल्यूएट कर सकते हैं कि आप कुछ शो तो नहीं कर रहे पार्शियलिटी। हाँ, अगर मुझे यहाँ पे एक क्लाइंट बोनस दे रहा है या फिर कमीशन दे रहा है और दूसरा मुझे नहीं दे रहे, तो उस केस पे जो बाकी के क्लाइंट को मुझे जानकारी देनी पड़ेगी कि ये वाला क्लाइंट मुझे कुछ एक्स्ट्रा बोनस दे रहा है यहाँ पे, ताकि जो बाकी के क्लाइंट है वो ये देख लें कि मैं कुछ वो तो नहीं कर रहा पार्शियलिटी। सो आई नीड टू डिस्क्लोज एनी सॉर्ट ऑफ बेनिफिट, कंसिडरेशन या कोई भी चीज। अगर इंडिपेंडेंट सीएफए है तो रिपोर्ट कहां पब्लिश करे? एक्चुअली क्या होता है, रिपोर्ट पब्लिश की जरूरत नहीं होती यहाँ पे श्वेता, वो रिपोर्ट को सेल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, रिपोर्ट तो अगर आपको रिपोर्ट की आप सेल कर सकते हो, दूसरी फर्म्स को कर सकते हो, या फिर क्लाइंट ने आपको बोला कि रिपोर्ट लिख के दे। ठीक है,
तो ये हो गया आपका यहाँ पे मस्ट डिस्क्लोज द नेचर ऑफ कंपनसेशन, जैसे कि उसमें फ्लैट फीस है या परसेंटेज है, क्या जो भी कि आपको क्या मिल रहा है बोनस वगैरह, वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी पड़ेगी यहाँ पे। कि कोई भी फीस आइदर पेड इन कैश या सॉफ्ट डॉलर्स या काइंड, कोई भी फीस आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो कैश वाला हम बात कर चुके हैं, सॉफ्ट डॉलर या कोई भी अदर काइंड आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी यहाँ पे। रिकमेंडेड प्रोसीजर यहाँ पे आपका एक होना चाहिए, प्रोसीजर होना चाहिए कि जो रेफरल फीस है उस वो कैसी होनी चाहिए और उसकी जानकारी कैसे करनी है, उसके एक प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर फ्रेमवर्क आपका पहले ही होना चाहिए यहाँ पे। और इसके इस पे यहाँ पे आप जो अपने बॉस को नोटिफाई करोगे कि ये हमारा रेफरल फी का ये प्रोग्राम है, और आप कहीं ना कहीं क्वार्टरली अपने बॉस को अपडेट दोगे अबाउट द अमाउंट एंड द नेचर ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड। तो आपका अमाउंट और नेचर ऑफ कंपनसेशन के बारे में पूरी रिपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करोगे यहां पे। दैट वाज अबाउट 6C। यार आज तो मुझे लग रहा है बहुत जल्दी हो जाएगा यार, आज तो बहुत जल्दी हो जाएगा। कल मेरे को क्वेश्चन छांटने पड़ेंगे तो मैं कौन कौन से क्वेश्चन करवाने हैं, क्योंकि आई विल ट्राई टू टेल यू कि इसको कैसे करते हैं क्वेश्चंस को। तो टुमारो वी विल बी प्रैक्टिसिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चंस अपने अपने साइड से लूंगा, जहाँ तक है मुझे पता है कि क्वेश्चन कहाँ से लेने हैं, मुझे आइडिया है कि वो क्वेश्चन कहाँ से लेने हैं उसके, तो वो मैं लूंगा। बट लेकिन हाँ, श्योरली हम कल प्रैक्टिस करेंगे। कल का जो क्लास है उसमें आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू अप्रोच दीज क्वेश्चंस, कैसे उसको आप अप्रोच करना चाहिए, कहाँ गलती कर सकते हैं, और गलती कर रहे हैं तो क्या उससे बचना है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारा सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन आ गया, ठीक है, 7A सबसे बड़ा तुम्हारा जो तुम्हें रोकता है यहाँ पे, इसमें है इस 7 का जो हमारा बात करते हैं यहाँ पे, जो हमारे CFA इंस्टीट्यूट के मेंबर है या जो CFA कैंडिडेट्स हैं, उनकी क्या क्या जिम्मेदारी है यहाँ पे। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे ये बात करता है यहाँ पे कि आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे CFA का रेपुटेशन या इंटेग्रिटी वगैरह खराब होती है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसपे CFA के नाम पे धब्बा लगे, वो आपको काम नहीं करना है यहाँ पे। अगेन इस केस में सबसे मेन बोलता है कि आपको सपोज कि आप लोग एग्जाम जब दे के आते हो तो आपको जानकारी ठीक है, आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है, आपको जानकारी प्रोवाइड नहीं करनी आपको जानकारी प्रोवाइड कि कौन से क्वेश्चन आए, कौन से क्वेश्चन नहीं आए, इसकी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करनी। ठीक है, सो यू आर नॉट सपोज टू डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन गेन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, बट हाँ, यू आर वेरी वेलकम टू शेयर योर ओपिनियन कि एग्जाम बेकार आया था, बेकार पेपर आता है, बेकार कोर्स है, यू कैन शेयर दैट इंफॉर्मेशन। लेकिन उसमें भी आपको ये शेयर नहीं करना कि ये क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन नहीं आए, ये फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला नहीं आया, दिस थिंग यू कैन नॉट डिस्क्लोज। सो यू आर नॉट सपोज टू शेयर ऑल दिस इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, सो इस केस पे CFA वाले बोलते हैं वी एनकरेज यू टू रिपोर्ट एनी सॉर्ट ऑफ वायोलेशन। दे से ओके, आपको हम बोल रहे हैं कि आप रिपोर्ट करिए, तो लेकिन अगर आपने ये हमने पार्ट आई थिंक 1A में भी हमने ये करा था कि यू आर वेरी वेलकम टू रिपोर्ट, बट अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपका वायलेशन नहीं माना जाएगा। तो इस केस में कौन से क्वेश्चंस आए, कौन से क्वेश्चन नहीं आए, कौन सा फॉर्मूला आया, कौन सा फॉर्मूला नहीं आया, वो आप शेयर नहीं कर सकते यहां पे। सो डिटेल्स ऑफ द क्वेश्चन अपीयरिंग एंड नॉट अपीयरिंग, फॉर्मूला टेस्टेड नॉट टेस्टेड, यू आर नॉट सपोज टू डिस्क्लोज दैट। ऑफ कोर्स यू आर वेरी वेलकम टू शेयर योर ओपिनियन, आप जो अपनी ओपिनियन है उसको आप इजीली शेयर कर सकते हो, लेकिन उसमें भी आपको ध्यान देना है कि आपको एग्जाम के रिगार्डिंग जानकारी नहीं देनी। हाँ, आई कैन से सुबह 90 आते हैं, शाम को 90 आते हैं, सुबह हमारा आता है एथिक्स आता है, क्योंकि ये जानकारी पब्लिकली है अवेलेबल, ये CFA की वेबसाइट पे अवेलेबल जानकारी है। जो मैंने बोला था कि एथिक्स में अगर आप सपोज कि एक पर्सन अगर फेल होने वाला आता है तो उसका स्कोर देखा जाता है एथिक्स का, ये एक जानकारी CFA की वेबसाइट पे अवेलेबल है। ठीक है, तो विच बेसिकली आई कैन शेयर, लेकिन एग्जाम में क्या आता है क्या नहीं आता है वो मैं शेयर नहीं कर सकता। तो दैट्स व्हाई मैंने आपको बोला था कि ये वो हैगा जो मुझे रोकता है कि मैं आपको नहीं बोल सकता
कि कौन से आते कौन सा नहीं आते। ठीक है, तो इस केस पे यहाँ पे जो भी जानकारी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंशियल है वो आपको मना है शेयर करना यहाँ पे। सो यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिस्क्लोजिंग एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन गेन ड्यूरिंग द एग्जाम प्रोसेस। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कौन से क्वेश्चंस आते हैं कौन से क्वेश्चंस नहीं आते, यू आर नॉट सपोज टू डिस्क्लोज एनी ब्रॉड टॉपिक एरिया जो होते हैं जो नहीं होते हैं, यू आर नॉट सपोज। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे सपोज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्कोरिंग ऑफ क्वेश्चंस कैसे स्कोर होते हैं, डेलिब्रेशन रिगार्डिंग द एग्जाम प्रोसेस कि एग्जाम प्रोसेस को वो कैसे काम करता है एग्जाम प्रोसेस, उसकी जानकारी, या कौन से क्वेश्चन आए वो आप शेयर नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो बच्चों ने एग्जाम वगैरह दे दिया है वही जानकारी शेयर नहीं कर सकते, बट यू आर वेरी वेलकम टू एग्री और डिसएग्री विद CFA मेंबर्स पॉलिसी या CFA एग्जाम के बारे में। यू आर वेरी वेलकम टू शेयर योर ओपिनियन, लेकिन ओपिनियन के दौरान भी आपको ध्यान देना है कि एग्जाम के रिगार्डिंग आपको डिस्क्लोज नहीं करना। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? ठीक है, क्योंकि ये आपको शायद पता होगा, क्योंकि मैं ये कहीं ना कहीं बार बार बोलता रहता हूं कि ये मैं शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, अगेन आपको किसी भी वे में यहाँ पे ओके 6 तो ये था, 7 तो ये था, 7 खाली इतना ही था। कोई डाउट आपका? नहीं बोल सकता ना उसमें। आप मेहनत करो। जो बच्चे जानना चाहते हैं कि कौन से क्वेश्चन आते हैं, जस्ट डू द क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चन, नॉट जस्ट फ्रॉम DTB, जो CFA वेबसाइट के क्वेश्चंस हैं, CFA मॉक्स हैं, वो करिए तो आप समझ जाओगे कि कौन से क्वेश्चंस आते हैं कौन से क्वेश्चन नहीं आते। यू डोंट नीड मी, आपको मेरी जरूरत नहीं है। मेरे को भी कैसे पता है, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस करे थे वहां पे, तो मुझे पता है कि ओके ये वाला पार्ट आता है, ये वाला पार्ट नहीं आता, तो पता चल जाता है हमें भी बेसिकली। आप जब एग्जाम दोगे, आपको एग्जाम देने से पहले ही पता होगा कि यार ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ये क्वेश्चन बार बार नहीं आ रहा, तो मेरी नीड ही नहीं है आपको यहाँ पे। आपको नीड ऐसे है ही नहीं कि कोई आपको बताए यहाँ पे। जो लोग पूछते हैं कि क्वेश्चंस बता दो एग्जाम में, यार वही पब्लिकली इसमें कुछ है तो उनका वायलेशन देखा जाए तो, क्योंकि जो आपका कंडक्ट है एज अ CFA वो खराब हो रहा है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आई थिंक ये 7B में आ जाएगा। मैं 7B में करवाने वाला हूँ यार, तो बहुत जल्दी हो जाएगा तो। ठीक है, तो 7B पे आ जाते हैं फाइनली यहाँ पे। ये आज का लास्ट स्टैंडर्ड है। ओके, आई थिंक थोड़ा जल्दी करा दिया मैंने। ठीक है, लेकिन कल हम जिप्स करेंगे और ऑब्वियसली क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ठीक है, तो रेफरेंस टू CFA इंस्टीट्यूट, CFA डेसिग्नेशन एंड CFA प्रोग्राम, ये आपका लास्ट स्टैंडर्ड है यहाँ पे। ठीक है, अगेन आपको देखो आपको CFA के नाम को बड़ा चढ़ा के शो नहीं करना। यू यूज CFA एज एन एडजेक्टिव, उसको यूज करना एज एन एडजेक्टिव, नॉट एज नाउन। नाउन की तरह उसको यूज नहीं करना, उसको यूज करना है एज एन एडजेक्टिव। मतलब कि आप उसको किस कि सपोज कि यू कैन से, फॉर एग्जांपल यू कैन से कि CFA ने मेरी स्किल्स वगैरह इंप्रूव करी है। ठीक है, नाउ आई कैन बेटर एडवाइस क्लाइंट, दैट इज ओके। CFA ने मेरी स्किल इंप्रूव करी है, अब मैं बाकियों से बढ़िया काम करूंगा, देखना वायलेशन। मतलब कि आपके CFA के नाम को आपको बड़ा चढ़ा के नहीं दिखाना। दैट इज व्हाई आई सेड यू मस्ट यूज CFA एज एन एडजेक्टिव, मतलब कि तारीफ के काबिल की तारीफ की तरह यूज करो, लेकिन नाउन की तरह आपको यूज नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें में कोई भी आपको ऐसा काम नहीं करना जिससे CFA के नाम को बड़ा चढ़ा के शो कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में यू कैन ऑफ कोर्स यू कैन, जैसे कि आप लोग हो गए, आप लोग अभी फिलहाल CFA के कैंडिडेट नहीं हो, जो बच्चे फीस दे चुके हैं। सो लेट मी शो यू, ये बात शायद पता नहीं मैंने स्टार्टिंग में बोली थी या नहीं बोली थी। यू गाइस, जो बच्चे CFA लेवल 1 की फीस दे चुके हैं एंड सपोज एग्जाम अभी नहीं दिया, या CFA की फीस पे कर चुके हैं, एग्जाम दे चुके हैं, लेकिन अभी स्कोर नहीं आया,
तो आप लोग यहां पर हो गए CFA लेवल 1 कैंडिडेट। तो जो बच्चा फीस दे चुका है और जो बच्चा पेपर दे चुका है लेकिन स्कोर नहीं आया, तो वो हो गया CFA लेवल 1 या फिर लेवल 2 या लेवल 3 कैंडिडेट। तो ये आपके होते हैं CFA कैंडिडेट्स। उसके बाद अगर सपोज कि अगर आप तीनों लेवल पास कर चुके हो, आप लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 पास कर चुके हो, तो आप लोग हो गए CFA मेंबर। जैसे हमारी टीम में एक DTP है, वो CFA मेंबर है बिकॉज ही हैज पास ऑल 3 लेवल्स। ठीक है, तो ये CFA आपके मेंबर्स होते हैं यहाँ पे आपके, कि जो, और सपोज कि जैसे मेरा हो गया कि मेरे पास एक्सपीरियंस भी है 4 साल का और मेरा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 भी क्लियर है, तो उस केस में मैं CFA चार्टर होल्डर हो गया है यहाँ पे। ठीक है, जिनको नहीं पता वो CFA का ना वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो, गूगल पे जस्ट टाइप इन गूगल CFA मेंबर्स डायरेक्टरी, आपको चल जाएगा पता कि CFA के कौन कौन मेंबर है, कौन कौन चार्टर होल्डर है। नहीं, मेंबर्स का नहीं पता चलेगा, खाली उसमें होता है चार्टर होल्डर का। तो अगर सपोज कि किसी भी पर्सन का आपको चेक करना है कि वो चार्टर है या नहीं, आप CFA की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो, या जस्ट सर्च ऑन गूगल CFA मेंबर्स डायरेक्टरी, आपको वहाँ पे सर्च का मिलेगा, वहाँ पे हम नाम पुट कर दो, वो नाम आ जाएगा। तो इस केस पे हम यहाँ पे ये 3 हो गए, CFA लेवल 1 कैंडिडेट, CFA मेंबर या CFA चार्टर होल्डर। इस तरीके से आपको रेफरेंस करते हैं यहाँ पे। अगर सपोज कि आप CFA लेवल 1 कैंडिडेट हो और आपने CFA लेवल 1 क्लियर्ड लिख दिया, तो आपका वायलेशन हो जाएगा। ठीक है, या आपने लिख दिया CFA लेवल 1 एक्सपेक्टेड, या आपने लिख दिया CFA XYZ, मतलब अपना नाम क्या क्या आपने लिख दिया, तो आपका वायलेशन हो जाएगा, क्योंकि आप अभी CFA बने नहीं हो। ठीक है, दूसरा जो एक रेफरेंस है, मैं आपको भी शो करता हूं कि किस तरीके से शो करा जाता है CFA के बारे में यहाँ पे। मतलब कि जब भी सपोज कि जैसे मेरा नाम हो गया तो सुशांत बाटला CFA, कॉमा CFA, तो गाइस इस तरीके से लिखा जाता है यहाँ पे आपका नाम। यहाँ पे इसको आप बोल्ड नहीं कर सकते, इसके आप फॉन्ट वगैरह बहुत फैंसी नहीं आप कर सकते। इटैलिक्स में होता है ना कि कई बार नाम लिखते हैं उसमें इटैलिक्स में, तो उसमें भी फॉन्ट वगैरह आपको बोल्ड नहीं होना चाहिए, इटैलिक्स में नहीं होना चाहिए। उसके अलावा लेट्स से कि आपकी कंपनी का नाम है, लेट्स से हेल्वेज CFA, ये नाम आप यूज नहीं कर सकते इस तरीके से, मतलब कि आपकी कंपनी के नाम के आगे भी CFA नहीं लग सकता यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे अलाउड वगैरह नहीं है कि आप यहाँ पे इस तरीके से यूज वगैरह नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, अगेन देखो क्या होता है, देखो जैसे कि हमारी, जैसे मेरी हर साल फीस जाती है CFA की। सो और उसमें भी जैसे कि जिन लोगों ने अभी भर दिया है, फॉर्म वगैरह भर दिया है CFA का, उनको शायद पता होगा कि जब CFA का फॉर्म भरते हो तो CFA वाले आपसे पूछते हैं कि आप कहीं पहले कुछ आपने गलत तो नहीं करा, कुछ आपने वायलेशन तो नहीं करा एथिक्स का, कुछ आपके खिलाफ केस तो नहीं चल रहा। ये सारी जानकारी आप CFA को प्रोवाइड करते हो यहाँ पे। ठीक है, कि आपके खिलाफ कोई सिविल केस तो नहीं चल रहा, ब्राइबरी का कुछ भी, यू नीड टू प्रोवाइड। तो ऐसे ही जो CFA चार्टर होल्डर होते हैं उनको भी एनुअल फीस पे करनी पड़ती है यहाँ पे, और उनको जो जो क्या कहते हैं CFA में जो साइन करना पड़ता है कि हमने कुछ गलत नहीं करा इस पूरे 1 साल में यहाँ पे या अब तक। तो इस केस पे CFA चार्टर होल्डर कौन होगी, जो कि एनुअली बेसिस पे अपनी फीस पे करता है। जैसे कि हमारी फीस आती है $159, तो CFA का नाम यूज करने के लिए वी नीड टू पे दैट एनुअल फीस। कि लेट्स से कि आपको अगर CFA की डिग्री मिल गई, लेकिन अगर पब्लिक डोमेन में आप यूज करते हो CFA का नाम, मतलब कि अपने नाम के आगे CFA लिखते हो, तो आपको उसकी सालाना फीस पे करनी पड़ती है यहाँ पे। ठीक है, तो साइन के आगे आप यूज कर सकते हो CFA, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। बट लेकिन साइन के आगे मतलब कैसे, साइन के नीचे बोलना चाह रहा है ना, हाँ साइन के नीचे आप यूज कर सकते हो कि आपका नाम और आपका CFA। हाँ बिल्कुल, अगर कोई सीफ लेट्स से कि सपोज कि ओके, जैसे मेरी फीस जानी है 30 जून को, अगर मैंने फीस नहीं दी तो मैं CFA का नाम यूज नहीं कर सकता। तो अगर तो उस केस में आपको मेरा नाम फिर नहीं दिखेगा CFA की वेबसाइट पे। ठीक है, तो ये आपका हमेशा रहता है यहाँ पे। यस, सो इफ यू डोंट पे CFA फीस, देन ऑफ कोर्स CFA का जो जो डिग्री है वो तो आपकी है,
वो तो आपने अर्न करी है, तो उस केस में आप सीएफए मेंबर हो, सीएफए चार्टर होल्डर नहीं हो। सीएफए चार्टर होल्डर के लिए आपको एवरी ईयर यू नीड टू पे दैट फीस। ठीक है, तो ये आपका 17B है आपका यहाँ पे। ठीक है, तो रेफरिंग टू सीएफए कैंडिडेट एंड लाइक आई सेड कि यहाँ पे सीएफए कैंडिडेट कौन हो गया यहाँ पे, जो लेट्स से एग्जाम देने वाला है या जो एग्जाम दे चुका है लेकिन अब तक उसका रिजल्ट नहीं आया। तो ये गाइस आपके हो गए यहाँ पे। एंड अगेन जो पास हो गए हैं वो यहाँ पे लिखते हैं कि ओके, ये वाला पॉइंट, सपोज कि अगर मैं बिना फेल करे पास कर गया या फिर मैं लगातार पास कर गया, मैंने 12 13 14 ऐसे मैंने पास कर दिया, तो आई कैन मेंशन आई हैव पास सीएफए इन वहां पे इन लगातार, मतलब कि मैं उसको लगातार मैं उसको एग्जाम को क्लियर कर गया हूं, आई कैन मेंशन दैट पार्ट। लेकिन मैं लगातार एग्जाम को पास कर गया हूं, उस अब उसकी वजह से मैं बाकियों से बेटर हूं, वायलेशन। सो आई कैन मेंशन दैट आई हैव पास एवरी लेवल। ठीक है, एक साथ बिना फेल करे, बट आई कैन नॉट मेंशन सिंस आई पास एवरी लेवल एक साथ, वहां पे मैं बाकियों से बेटर हूं, ये मैं मेंशन नहीं कर सकता। ओके, सो लाइक इसकी सीएफए को आपको नाउन की तरह यूज नहीं करना, आप सीएफए की डिग्री को बड़ा चढ़ा के नहीं दिखा सकते यहां पे। नहीं, एक्चुअली सीएफए मेंबर्स को पे नहीं करना पड़ता। अगर सपोज कि आप लोग अगर सपोज कि आप अगर सीएफए मेंबर हो तो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि अगर आपको डिग्री यूज नहीं करनी तो पे मत करो, सिंपल। ठीक है, कैन आई मूव फॉरवर्ड? ओके, अगेन ये हम बात कर चुके हैं, हाँ ये हम कर चुके हैं, शायद दोबारा गलती से रिपीट हो गया स्लाइड। ओके, आई नीड टू शो यू दिस पार्ट अगेन। आई थिंक आई जस्ट लेफ्ट विद 1 or 2 स्लाइड्स। ओके, मैं यार इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा दिक्कत होगी मेरे को क्योंकि ये बड़ा खराब सा जूम होता है। आप लोग भी आप लोग उसमें पढ़ पा रहे हो? क्योंकि थोड़ा सा ये ओके, नाउ इट्स, आई थिंक मैं जूम कर चुका हूं। ओके, टेल मी नाउ इट इज रीडेबल? ठीक है, इफ यू सी दिस यहाँ पे इमेज, यहाँ आई थिंक शायद आप पढ़ पाओगे, आई थिंक आप पढ़ पाओगे यहाँ से कि जस्ट ऑन द लेफ्ट दैट इज अ प्रॉपर रेफरेंस, ऑन द राइट यू हैव द रॉन्ग रेफरेंस यहाँ पे। सो इस केस में अगर आप प्रॉपर रेफरेंस को देखो, आप यहाँ पे जस्ट सी दिस, completion of the CFA program has enhanced my portfolio management skills। ये आपका सही बात है, लेकिन अगर आप गलत रेफरेंस देखो, CFA चार्टर होल्डर अचीव बेटर परफॉर्मेंस, ये आपका हो गया वायलेशन। तो ये आपको ध्यान देना पड़ता है यहां पे। उसी के अलावा अगर मैं आपको और पॉइंट दिखाऊं, आई पास CFA, आई पास लेवल 1 ऑफ द CFA एग्जामिनेशन, दैट इज ओके, दैट्स कूल। लेकिन CFA लेवल 2 वायलेशन, CFA एक्सपेक्टेड 2011 वायलेशन, CFA एक्सपेक्टिंग 2011 वायलेशन, चार्टर पेंडिंग, जॉन स्मिथ चार्टर पेंडिंग वायलेशन। तो ये आपको बहुत ध्यान से आपको मेंशन करना पड़ेगा यहां पे। उसके अलावा जस्ट सी द रॉन्ग रेफरेंस, एज CFA चार्टर होल्डर आई एम द मोस्ट क्वालिफाइड, ये वायलेशन, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने स्किल्स को बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हो यहां पे। जस्ट सी द सेकंड पॉइंट, जॉन स्मिथ इज अमंग द इलाइट, दिस वर्ड इलाइट, वायलेशन, कि आप अपने उसको, ठीक है, जॉन वाइट प्रोवाइड द बेस्ट एग्जीक्यूशन, बेस्ट वैल्यू इन ट्रेड, वायलेशन। तो ये सब आपके यहां पे रॉन्ग रेफरेंस हो गए यहाँ पे। एक बार इस स्लाइड को, ऑब्वियसली यू विल हैव दिस स्लाइड, एक बार इस स्लाइड को ध्यान से पढ़ लेना है यहाँ पे। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या सही रेफरेंस है, क्या सही रेफरेंस नहीं है, उसमें और तो कुछ नहीं है। ठीक है, कोई इस पर डाउट तो नहीं बच्चों? ठीक है, एंड फाइनली आई थिंक दिस इज द लास्ट पेज आज की क्लास का। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, फिलहाल जूम करने में ही फाइट है। तो ओके, मैं एक मिनट, ओके लेट मी जस्ट शो यू, लेट मी शो द रॉन्ग रेफरेंस यहाँ पे। ठीक है, अगेन यहाँ पे ओके, जस्ट सी दिस यहाँ पे, CFA पास फाइनलिस्ट, CFA चार्टर पेंडिंग, पेंडिंग CFA चार्टर होल्डर, हाँ CFA इज द बेस्ट वायलेशन। ठीक है, अब ये देखो, ये वाला देखो यहाँ पे क्या हो गया कि कंपनी का
जो नाम है वो लिख दिया, या फिर CFA लेवल 1, सॉरी CFA सितंबर 2011 वायलेशन, कि आप तो CFA यहाँ पे बनने वाले हो। ओके, अगर देखो यहाँ पे ना हल्का सा, बिकॉज मैंने कॉपी किया था, तो यहाँ पे तो इसमें ना ये जो CFA है ना, ये वाला, ये एक्चुअली बोल्ड कर रखा था यहाँ पे, ये बोल्ड कर रखे थे, यहाँ पे बोल्ड कर रखे हैं यहाँ पे। तो अगर आपने CFA को लिख दिया बोल्ड करके, तो वो आपको अलाउड नहीं है यहाँ पे। ठीक है यार, जूम का ऑप्शन कहाँ पे है, बॉटम लेफ्ट में? यार हम छोड़ना, मैं उसमें मजे नहीं ले रहा, ठीक है, खराब हो जाएगा। देखो सी, अगर आप ये वाला नाम देखो लास्ट में, क्रेजी बियर CFA, PUBG CFA वायलेशन, कि आप कोई फिक्टिशियस नेम वगैरह उसके साथ में CFA वगैरह नहीं लिख सकते। ओके, तो ये आपके कुछ आपके रेफरेंस थे यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स इट यहाँ पे। तो अगेन आपको यहाँ पे CFA के नाम को बड़ा चढ़ा के नहीं लिखना। CFA एक्सपेक्टेड 2026-27 आपको नहीं लिख सकते। आपको जो सही तरीका लिखने का है, द सीरियस लाइन, पास लेवल 1 ऑफ द CFA एग्जाम इन 2010, दैट्स अ राइट वे टू मेंशन इट। ठीक है, आई पास ऑल 3 लेवल्स एंड आई मे बी, कि मैं वहां पे CFA चार्टर के लिए हो जाऊंगा अलाउड जब मेरे पास सही एक्सपीरियंस है, दैट इज ओके। ये आपको कहीं ना कहीं ओके रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका है। तो देखो जैसे कि ये देखो लास्ट में, ये सही रेफरेंस है, जॉन स्मिथ कॉमा CFA, जो जैसे कि मेरे को बोला था कि उसमें मैं भी इसको इस तरीके से रख सकता हूँ यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, शाहनवाज, ये आप मेंशन कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है कि आप आपके पास में 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस, बिकॉज दैट इज फैक्ट। एक तो लेट्स से कि वो फैक्ट है यहाँ पे, तो वो आप मेंशन कर सकते हो, बट गलत मेंशन नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ और डाउट वगैरह? ठीक है, आज के लिए गाइस इतना ही करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक आगे है, आगे जिप्स आ गया, जिप्स आ गया, जिप्स करेंगे बाद में। ठीक है, ओके, किसी को मुझसे बात करनी है, इफ समवन वांट टू टॉक टू मी, दे कैन, you want to have a video call or audio call with me, you can have। हाँ यश यार, वो एक बार ना ग्रुप में पूछ ले यार, मतलब मेरे को इसका आइडिया नहीं है। वो श्योरली आई थिंक वी विल फिगर ए वे आउट कि इसमें बुक वगैरह को कैसे अमेंड करना है। अभी तो एक्चुअली क्या होता है यश, कि मेरे पास भी बुक नहीं आई है, जो चेंज हुआ है ना, बिकॉज CFA अभी लॉन्च करेगा अपनी बुक। आई नीड टू सी कि क्या क्या चेंज करा है इन्होंने, बट जो एक हमको चेक करा, एक PDF हमने पढ़ा है, उसमें चेंज कुल 3 ही हुए हैं। एथिक्स में जिप्स हट गया है, और क्वांट, और एक और इक्विटी। हाँ यार, जागृत, डू वांट टू टॉक टू मी? ओके, मैंने फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने कभी आज तक करा नहीं है। ओके, जागृत, ये है ना तेरा जागृत वर्षने, ओके। आया तेरे पे रिक्वेस्ट आई है? CFA मॉक्स पेपर प्रोवाइड करते हैं, हाँ CFA की वेबसाइट पे अवेलेबल है मॉक्स वगैरह, और उसके अलावा उस CFA की वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसके अलावा हम भी आपको मॉक्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, श्योरली वी विल। ओके, ओके, अगर मैं बात करता हूँ 7A में हमने किया था कि आपको कहीं ना कहीं जो मेंबर और कैंडिडेट को, कि वहाँ पे कि CFA की जो कुछ भी एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ भी आपको शेयर नहीं करना। ओके, फर्स्ट वी स्टार्ट विद 5B। 5B था आपका कम्युनिकेशन विद क्लाइंट। उस केस में आपको क्लाइंट को जानकारी वगैरह प्रोवाइड करनी है, रिपोर्ट्स वगैरह यहाँ पे, और अगर क्लाइंट मांगता है, जानकारी मांगता है डिटेल में, तो हमें प्रोवाइड करनी है। दैट वाज 5B। फिर हमारा आता है 5C। 5C में था कि हमको रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करने हैं। रिकॉर्ड हमें मेंटेन करने हैं एटलीस्ट 7 साल के लिए, और वो पेपर पे और मेल्स के थ्रू कैसे भी आप वहां पे कर सकते हो वहां पे। तो लेकिन मेन चीज था एटलीस्ट 7 साल के लिए आपको रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करने हैं। फिर हमने बात किया था 6A में हमने बात की था प्रायोरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, कि आपको वहां पे, सॉरी, डिस्क्लोज एनी कॉन्फ्लिक्ट, कि आपको कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, सपोज कि आपके पास में स्कॉलरशिप की, आपके पास में स्टॉक की ओनरशिप है, या आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो, तो आपको वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बेस्ट क्या है कि आप अवॉइड करिए।
सेकंड 6B था प्रायोरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन की। उस केस में एक आपकी फॉलो होती है प्रायोरिटी, पहले क्लाइंट, फिर एम्प्लॉयर और फिर तुम यहाँ पे। और 3 केसेस में वो जो प्रायोरिटी को ब्रीच करा जा सकता है। पहला, क्लाइंट को कोई नुकसान नहीं है, सेकंड कि तुम्हें कोई फायदा नहीं है, एंड थर्ड कि जो रूल्स है उसको आपने फॉलो करा है यहाँ पे। ओके, उसके बाद क्या था? 6C था कि आपको कोई भी बेनिफिट या फिर आपको मिला है कंसिडरेशन, तो वो आपको डिस्क्लोज करना है क्लाइंट को और एम्प्लॉयर को। मतलब कि कोई स्पेशल कॉस्ट बेनिफिट मिला है आपको, तो उसकी जानकारी आपको क्लाइंट को और एम्प्लॉयर को देनी है। फिर 7A था आपका कंडक्ट। उस केस में जो भी आपको एग्जाम के रिगार्डिंग मिलती है इंफॉर्मेशन, वो आपको लीक नहीं करना, वो आपको किसी से शेयर नहीं करना है यहाँ पे। तो इस केस में वो था आपका। एंड देन 7B था कि आपको किस तरीके से अपना CFA मेंबर या कैंडिडेट वगैरह यूज करना है। जैसे कि आप लोग अभी CFA लेवल 1 कैंडिडेट हो गए, जो बच्चे फीस वगैरह पे कर चुके हैं CFA लेवल 1 फीस की, लेवल 1 पेपर की। और अगर आप पास हो गए तो आप लिखोगे कि आई हैव पास द CFA लेवल 1 एग्जामिनेशन। उसके अलावा यहाँ पे 7B बात करता था यहाँ पे कि आपको किस तरीके से CFA की डिग्री यूज करनी है, उसको बड़ा चढ़ा के नहीं दिखाना, सिंपल लिखना है CFA या फिर चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, उसको बोल्ड वगैरह नहीं करना वहां पे। C.F.A ऐसा भी आपका गलत रेफरेंस हो जाएगा, तो ये भी आपको नहीं करना है यहाँ पे। ओके, ओके। जयदीप, जागृत, जागृत है, जयदीप है, सॉरी मैंने जागृत को बोल दिया। ओके, जयदीप करमचंदा, आई थिंक ये तो है ना। ओके, होपफुली आई थिंक नाउ यू माइट बी गेटिंग द इनविटेशन। आया जयदीप? जयदीप, जागृत खाली बफर हो रहा था, मैं बोल दूं एक बार किसी को। यार मैंने फर्स्ट टाइम यूज करी है, मैं इसमें बड़ा नया हूं, मुझे नहीं पता। जयदीप हुआ एक्सेप्ट? बफर कर रहा है। हाँ, मृणाल, मृणाल, जागृत, आई थिंक कुछ शायद इशू है टेक का, कुछ शायद टेक का इशू है यार। आई थिंक सम इश्यूज, वो अभी शायद हो नहीं पा रहा है, सम इश्यूज। टीम भी ट्राई कर रही है लेकिन कुछ इशू आ रहा है यहाँ पे आज। ठीक है, श्योरली एक काम करते हैं, कल क्लास लास्ट है ना एथिक्स की, तो कल करते हैं एक बार कनेक्ट। लेट्स सी, लेट्स टॉक अबाउट दैट अगेन। जिनका जिप्स हट चुका है वो खाली क्लास ऐसे ही अटेंड कर लेना, क्योंकि जिप्स देखो, जिप्स लेवल 1 से हटा है, लेवल 3 में भी है। और आप चाहे एग्जाम के लिए मत करना, कम से कम नॉलेज के लिए कर लेना यहाँ पे, क्योंकि अल्टीमेटली इफ योर गोल इज टू क्लियर ऑल द लेवल्स, जिप्स तो आपको फेस करना ही पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो समझ लो जिप्स ज्यादा बड़ा नहीं है, ऑलमोस्ट 5-6 पेजेस है, दैट्स इट। और आई डोंट थिंक जो क्लास है आज की वो भी कुछ हैवी थी, आई डोंट थिंक इतनी क्लास हैवी होगी आज की भी, बहुत लाइट है। जिप्स जिप्स आई थिंक मेरा काफ़ी फेवरेट है, क्योंकि जिप्स में क्या है, जिनका एग्ज़ाम अभी है उनका फ़ायदा हो गया है, क्योंकि जिनका एग्ज़ाम अभी नवंबर में है उनको फ़ायदा हो, क्योंकि जिप्स का ना, जिप्स कंफ्यूज नहीं करता, उसका स्ट्रेट अवे आंसर होता है। लेकिन जो एथिक्स है वो कंफ्यूज करता है, ऑप्शन ए है या बी है, या ऐसे हम बहुत घूमने, लेकिन जिप्स में बहुत सिंपल है। तो तुम्हें जो इसमें तुम खुश मत होना कि जिप्स हट गया है, जिप्स हट गया तुम्हें नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि वो फ्री के नंबर थे जिप्स के। ठीक है, ओके, कुछ डाउट वगैरह? ठीक है गाइस, मैं कमेंट से एक मिनट, हाँ। हाँ जयदीप, यार पता है, यश पता है, अभी रुक जा, अभी ना मैक्सिमम ये कर ले कि CFA की जो बुक्स है ना, जो करिकुलम है CFA का, CFA की जो ऑफिशियल बुक्स है, उससे वो पढ़ ले, जो उसके क्वेश्चंस वगैरह एग्जाम्पल है वो कर ले मैक्सिमम।
बाकी तो डीटीपी के क्वेश्चन वगैरह बहुत हैं, लेकिन जो एग्जाम्पल वगैरह कर लो उसके यहाँ पे। यार उदय, पहले एक बार वीडियो देखना, फिर रीडिंग करना, फिर क्वेश्चंस करना। आई डोंट वांट कि आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाए, बट होपफुली ऐसे सबको इजी लगा होगा। जयदीप, आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन सब में आपको मिल सकती है यहाँ पे, लेकिन इसमें आपको कुछ अपने में स्किल्स वगैरह भी ऐड करनी पड़ेगी। तो लेवल 1 का एग्जाम देके फाइनेंशियल मॉडलिंग वगैरह सीख लेना, ठीक है? तो वो आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे हाँ, लेवल 1 करके यू कैन गेट ए सैलरी ऑफ अराउंड 5 to 7 लाख या 8 लाख। लेवल 2 करके 8 लाख प्लस, और लेवल 3 करके 10 to 15 तक आपको मिल सकती है, ठीक है? ठीक है गाइस, कुछ और डाउट तो नहीं है? शैल आई टेक योर लीव? ठीक है। आई एम सॉरी, कुछ अच्छा टेक का इशू है, रिकॉर्डिंग वीडियो हो नहीं पा रहा था। वी विल जस्ट फिगर दिस आउट कि कल हम शॉर्टली करेंगे वीडियो कॉल, ठीक है? तो रखिए इतना आज, ठीक है? ठीक है गाइस, थैंक यू। सेल्फ नोट्स के लिए, सेल्फ नोट्स अगर बनाओगे ना, अगर सपोज कि आपके पास पीडीएफ, लेट्स से कि आपके पास बुक की हार्ड कॉपी है, तो बुक के साइड में ही नोट्स बनाना, अलग से कोई नोट्स वगैरह मत बनाना। जो नोट्स बनाने हैं, बुक ही तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, बुक के पास में ही नोट्स बनाओ। अगर आप क्वेश्चंस करते हो, कुछ नया पॉइंट आपको मिल जाता है, तो वो बुक के साइड में ही रखो। एक चीज को अगर आप बार बार पढ़ते हो तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आई विल एडवाइज कि आप वही चीज को बार बार पढ़िए, रेदर देन कि आप नई नई बुक पढ़िए। डोंट डू दैट स्टफ। कि मैंने हमेशा यही करा है कि मैंने एक ही बुक को कई बार रीड किया था, मेरे को वो बुक छप गई थी कि ओके उसमें यहाँ पे ये लिखा हो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। आई कैन पिन पॉइंट सम ऑफ द क्वेश्चंस की बुक के, कुछ क्वेश्चंस के आंसर मुझे याद हो गए थे। तो व्हाट आई ऑलवेज बिलीव इज कि यहाँ पे आप एक ही सोर्स को यूज़ करिए, और जो भी गलतियाँ आपसे होती हैं, जो भी आपको नए पॉइंट चलते हैं पता क्वेश्चंस के थ्रू, बिकॉज अगर आप क्वेश्चंस करते हो, कुछ पॉइंट्स आपको नए पता चलेंगे जो कि शायद बुक के वक्त में हमको ध्यान नहीं दिया, या हमने अच्छे से पढ़ा नहीं। तो उस पॉइंट को कहीं पे आपको बुक में उस पॉइंट को आपने कहीं पे बुक में लिख लिया। मे बी व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, आई यूज्ड स्टिकी नोट्स, कि बुक के बगल में मैंने चिपका लिया और वहाँ पे मैंने लिख दिया, या मैं पेन से मैं उसको यूज़ करता था, मैं पूरा लिखता था वहाँ पे कि इसमें ये पॉइंट कवर है यहाँ पे। यार जयदीप, पता क्या होता है, देखो 30 लाख प्लस एकदम से आपको नहीं मिलेगा लेवल 3 करके, ठीक है? लॉटरी थोड़ी लग रही है तेरी, हमसे 30 लाख ले लेगा, ठीक है? ऑफकोर्स 30 लाख या उससे ऊपर आपको स्लो स्लो यू विल अर्न, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि जो मार्केट में, इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है? सीएफए क्वालिफिकेशन जो आपको फाइनेंस में इजीली एंटर दे रही है यहाँ पे, ठीक है? ठीक है, चलो। हाँ यश, देखो यश, अगर आपका क्वेश्चन, अगर जो पीडब्ल्यू की बुक है उससे उससे करके आपका स्कोर इम्प्रूव हो रहा है और ठीक ठाक समझ पा रहे हो, तो दैट इज गुड इनफ। यहाँ पे मेन चीज़ है कि आपका स्कोर कैसा आ रहा है यहाँ पे। नहीं, आपको याद नहीं करना, क्योंकि उस वो आपसे थ्योरेटिकल नहीं पूछता, आपसे पूछता है प्रैक्टिकल। कि आपको कोई सिनारियो पुट कर दिया एंड देन दे आर आस्किंग यू कि आप उसको बताओ कि इसमें क्या सही है, क्या गलत है, वायलेशन है या नहीं है, वायलेशन नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों है। ऐसे क्वेश्चन घुमा के आपको बोलता है, ठीक है? तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर आज के लिए, ठीक है? कल एक बार जिप्स एंड देन सम क्वेश्चंस करते हैं। थैंक यू।